अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो दिखनी चाहिए। क्योंकि जनरली लोग क्या होते हैं कि इन्वेस्टर होते नहीं हैं। लोग जनरली रुपए को अर्न कर रहे होते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टर जनरली वो होते हैं कि जो विजन को पहले देख लेते हैं डेवलप होने से पहले। तो हमारी कोशिश क्या है मिवान रियल्टी के माध्यम से कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं या फिर हमारे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, आप सभी लोगों को इन्वेस्टमेंट के लैंड इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल्स को क्लियर किया जाए। आज धुलेरा नेशनल टीआरपी पे इसलिए है क्योंकि ये इंडिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां 30 किलोमीटर का एरिया खाली है। 30 किलोमीटर का एरिया खाली है जहां लोग नहीं रहते हैं। ये इंडिया की पहली सिटी है, पहली स्मार्ट सिटी है जिसको बसाया जा रहा है डेवलपमेंट करके। लोगों को बसाने के बाद से डेवलपमेंट नहीं की जा रही है। हमारे यहाँ इंडिया में एक कॉन्सेप्ट रहा है कि पहले लोग रहते हैं फिर डेवलपमेंट आती है। ये इंडिया की इकलौती ऐसी वन एंड ओनली सिटी है जहां पे डेवलपमेंट सारी की सारी आज से 70 साल 100 साल के फ्यूचर को सोच के की जा रही है। मतलब काम से बनाया गया है फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग को लेके कि रोड के दोनों साइड ही एक अच्छी डेवलपमेंट की जा सके, कनेक्टिविटी को बेटर बनाया जा सके। तो मैं आपके साथ अभी एक ओवर थ्रू इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे अगर कोई क्लाइंट आने हैं तो वो आ जाए। नहीं तो फिर हम एक अंडरस्टैंडिंग जो है धुलेरा की अपनी डेवलप करेंगे कि धुलेरा क्यों फेमस है, या फिर क्यों आज की डेट में आप अगर किसी की इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी करते हैं या किसी की भी कराते हैं, तो वो क्यों सेफर साइड है। वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो सबसे सेफर साइड क्यों है। ये आज हम लोग डिटेल वाइज समझेंगे कि क्यों धुलेरा जो है वो एक प्राइम अपॉर्चुनिटी बन के हमारे सामने आया हुआ है। तो मैं आपके सामने अभी स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें आपको धुलेरा की थोड़ी सी की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। आप चाहेंगे तो वो की पॉइंट्स आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डायरी पेन हो तो आप लेके बैठिएगा जिससे आप पर्टिकुलर वो की पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर सके और धुलेरा को बेटर तरीके से और अच्छे से समझ सके आप कि क्यों धुलेरा इतना फेमस चल रहा है। ओके, स्क्रीन विजिबल है राहुल सर? हाँ, सही है। ओके। ओके। ओके ठीक है। तो धुलेरा में सबसे पहली चीज क्या है, धुलेरा ए न्यू एरा कहा जाता है इसको कि ये इंडिया में एक नई तरीके की डेवलपमेंट का एक आगाज है। ठीक है, एक शुरुआत है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया। कि हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे यहाँ कोई भी चीज की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। उसके पीछे की वजह क्या है कि उसका टेंडर नहीं पास होता है, तो फिर उसकी कोई पॉलिसी बन जाती है या फिर किसी और तरीके की दिक्कतें आ जाती है, सरकार बदल जाती है, तो वो डेवलपमेंट रुक जाती है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेसमैन थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि हमने अगर अपना रुपया लगा दिया और कोई एक नई सरकार आई नहीं, तो क्या होगा कि वो उस प्रोजेक्ट को रोक देगी। तो धुलेरा एक नए तरीके से डेवलपमेंट का और एक नई सिटी का आगाज है इंडिया के अंदर, जो ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है। और ये इंडिया की पहली प्लेटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है। अब धुलेरा अपने आप में स्पेसिफाइड क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली सिटी है जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट 2009 के थ्रू आती है। 2009 में एक एक्ट बना था स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट, क्योंकि इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन थे या इंडस्ट्रीज थे उनकी डिमांड थी कि सर अगर हमें ग्रोथ करना है, हमें कोई भी चीज अपने साइड से करनी है, तो हमें कुछ एक ऐसा पैसेज चाहिए जिसको आने वाली गवर्नमेंट या फिर आने वाले लोग पॉलिटिकल चैलेंजेस की वजह से उसको बदल ना पाए। क्योंकि आप देखेंगे कि टाटा का नैनो का प्लांट लगाने की जब बात हुई थी तो सबसे पहले बंगाल गवर्नमेंट ने लैंड दिया। फिर गवर्नमेंट ने जब टाटा ग्रुप एग्री हो गया तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम आपको लैंड नहीं देंगे। कई तरीके के आप समझिए कि वहां पे प्रोटेस्ट हुए, कई तरीके की दिक्कतें हुई, तो वो प्लांट उत्तराखंड में आया, फिर वहां भी इशू आया, फिर वो जाके गुजरात के सनत प्लांट वहां पे लगा। तो एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि मुझे कोई दिक्कत ना आए। सेम एक आम आदमी जैसे चाहता है कि मैं अगर अपना रुपया लगाऊं तो रुपया सेफर होना चाहिए नहीं है? तो धुलेरा जो सिटी डेवलप हो रही है वो एसआईआर एक्ट के थ्रू आ रही है। और ये इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली ठीक है ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है जिसका एम क्या है कि लार्जेस्ट पोल्यूशन फ्री मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का। ये लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोल्यूशन फ्री मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है। यानी यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं लगाई जाएगी जो पोल्यूशन को प्रमोट करती हो।
ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। इसमें पहली प्रायोरिटी आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके बाद आती है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात स्टेट। और इसका जो डायरेक्ट एम क्या है, 20 लाख से ज्यादा जॉब को प्रोड्यूस करना, ठीक है? और इसमें पूरी दुनिया की कंपनीज ने चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के थ्रू धुलेरा को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के ऊपर लगी हुई हैं। और ये एक आइडियल लोकेशन हो जाती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जिससे क्या रहे कि ये आइडियल क्यों हो जाता है, क्योंकि ये फोर वे कनेक्टिविटी पे आता है। अगर आप धुलेरा को डिटेल में समझेंगे तो ये धुलेरा का एक्चुअली आपको पिक्चराइजेशन है कि कहाँ पड़ता है धुलेरा। ये सबसे पहली चीज, ये डीएमआईसी से कनेक्ट करता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनाया गया था इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को इजी करने के लिए। और क्योंकि मुंबई इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रियल हब है, ठीक है, कि वहीं पे सारी की सारी आप समझिए कि कॉमर्शियल आती हैं और इंडस्ट्रियल चीजें आती हैं जो कि पूरे इंडिया के अंदर सप्लाई होती है। इसीलिए डीएमआईसी बनाया गया था और डीएमआईसी से ही धुलेरा को कनेक्ट किया जाता है। धुलेरा की स्पेसिफाइड चीजें क्या है कि ये फोर वे कनेक्टिविटी पे आता है। फोर वे कनेक्टिविटी, इसको ध्यान से समझिएगा। फोर वे कनेक्टिविटी इंडिया की इकलौती ऐसी सिटी है जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग क्यों बनने जा रहा है अब, क्योंकि इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि इसके पास खुद का अपना सी पोर्ट है। धुलेरा के पास अपना भी कॉमर्शियल सी पोर्ट है। दूसरी चीज, इससे 50 किलोमीटर दूर पे फुल्ली ऑपरेशनल भावनगर का पोर्ट पड़ता है, जो कि फुल्ली ऑपरेशनल है उस पूरे एरिया का। भावनगर क्या है, डायमंड हब है। डायमंड की बहुत ज्यादा सप्लाई जो होती है वो भावनगर से होती है। सूरत के अंदर जितना भी डायमंड पहुंचता है वो अगर दुनिया में कहीं से भी आ रहा है तो वो भावनगर पोर्ट पे आता है। तो इसलिए भावनगर पोर्ट जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा डेवलप करेगी। इंडिया का वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे जो है वो धुलेरा को मिला हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं कि अहमदाबाद से ये धुलेरा जा रहा है और ये धुलेरा के सेंटर से होके जाता है, अभी आप देखेंगे। फ्यूचर के लिए इसमें मेट्रो एंड रेल कनेक्टिविटी दी गई है और एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद कार्गो फैसिलिटी के साथ धुलेरा में ही डेवलप किया जा रहा है। अब आप जो ये देख रहे हैं कि इमीडिएट डेवलपमेंट जो है ये इंडस्ट्रीज का है, ये पूरा धुलेरा नहीं है, ठीक है। ये वो मैप आप देख रहे हैं जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए डिजाइन किया हुआ है। जिसमें आप देख रहे हैं कि पर्पल कलर क्या है, वो इंडस्ट्रीज के लिए है। ग्रीन जोन क्या है, क्योंकि वो पूरी एक सिटी बन रही है तो एक रिक्रिएशनल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिर पार्क एंड बाकी चीजों के लिए एक पूरा एरिया डेडिकेट कर दिया है। ये जो आप पर ये पिंक कलर में देख रहे हैं ये आईटी हब है, ठीक है। एक आईटी हब वहां पे डेवलप किया जा रहा है, सोलर पावर प्लांट। ये डार्क ग्रीन में जो देख रहे हैं वो होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के लिए फ्यूचर में सिक्योर किया गया है। और ये धुलेरा का अगर आप पूरा का पूरा देखेंगे तो उसमें 65% इंडस्ट्रियल है और 35% में कॉमर्शियल एंड आपका रेजिडेंशियल लैंड्स आ जाते हैं। टोटल जो एरिया धुलेरा के पास एक्वायर्ड है वो 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो है, जिसमें से आप मान के चलिए कि लगभग लगभग 500 के राउंड एरिया जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है। धुलेरा जो है वो अहमदाबाद से तकरीबन तकरीबन 2 गुना बड़ा है, मुंबई से 1.5 गुना बड़ा है और सिंगापुर से 1.25 गुना बड़ा एरिया है धुलेरा के पास अपना। तो धुलेरा इसलिए और फेमस हो जाता है क्योंकि ये मैप में आपको देखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन ये दिल्ली का लगभग 80% इलाका है, जो पूरा का पूरा खाली है, जिसको गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। अब जब इतने बड़े इलाके को डेवलप करना था तो इसका मास्टर प्लान बना 2016 में हेल्क्रो के द्वारा। हेल्क्रो ने इसके मास्टर प्लान को बनाया कि कैसे इस सिटी को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा बैनर लैंड था जहां पे जीरो से कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं मतलब रोडे तक नहीं थी। ये बंजर इलाका था जहां पानी नहीं था, जहां पे आप कह लीजिए कि कोई भी ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड थे, बैनर लैंड थे जहां पे कोई सब्जी नहीं उगती थी। इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा, पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ होती है, जहां पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो, पानी की प्रॉब्लम हो, खाने की प्रॉब्लम हो। इसीलिए आइडियल स्टेट बन गया था, कि आइडियल जगह बनी थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज अगर डालनी है तो बड़े बड़े लैंड पार्सल्स चाहिए और लैंड पार्सल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए चाहिए। धुलेरा अपने आप में एक और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये इंडिया का पहला सबसे बड़ा अनडिस्प्यूटेड लैंड एक्विजिशन है, नहीं है, जहां पे गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई थी जिससे किसानों से जमीन को लेने में कोई डिस्प्यूट नहीं क्रिएट हुआ था। ये जो पॉलिसीज बनी थी वो पॉलिसीज अभी तक के इंडिया के लैंड एक्विजिशन की सबसे ज्यादा क्लियर पॉलिसीज रही हैं, जहां पे कोई भी लैंड किसी भी डिस्प्यूट के वजह से नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक और मास्टर स्ट्रोक वहां पे खेला था कि भाई आपको इंडस्ट्रियल हब बनाना है तो उससे पहले लैंड्स भी तो लेने पड़ेंगे। तो धुलेरा 33 विलेजेस को लेके बना है, जिसमें से 22 विलेजेस जो हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आते हैं और 11 विलेजेस जो हैं वो रेजिडेंशियल कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए आते हैं। उन्हीं 11 विलेजेस में ही आपका एयरपोर्ट पड़ता है।
अब धुलेरा का जो मास्टर प्लान बना था, तो मास्टर प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि रोड का कंस्ट्रक्शन कैसा किया जा रहा है। यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पे किया गया है, और सारी की सारी एम्यूनिटीज जो है वो अंडरग्राउंड डाली गई हैं। चाहे आपका गैस हुआ, पावर हुआ, आईसीटी कनेक्शन हुआ, या फिर आपका वाटर ड्रेनेज सिस्टम हुआ, या फिर स्टॉर्म वाटर ड्रेन, क्योंकि कोस्टल एरिया है तो बरसात भी बहुत ज्यादा होती है, तो उस पूरे शहर के अंदर पानी ना लगे, इसलिए बहुत बड़ा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड यहाँ पे डेवलप किया है। लगभग 15 फीट का वाटर ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम, 15 फीट लंबा और चौड़ा एक वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो रोडों के नीचे डेवलप किया गया है। और ये पूरी की पूरी सिटी जो है वो स्काडा सेंसर्स पे चलती है। अब आप जो ये देख रहे हैं धुलेरा की एक्चुअल डेवलप है, यहाँ पे एक मैरीटाइम पार्क बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं पूरे शहर के अंदर एक कैनाल बनाई गई है, एक आर्टिफिशियल रिवर बनाई गई है, जो शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज की जा रही है। इंडिया के पहला सिटी है जहाँ पे एक आर्टिफिशियल रिवर बनाई गई है, जो पूरे शहर के अंदर होके जाती है। 18 मीटर की वाइड रोड, इंटरनल कनेक्टिंग रोड बनाई है, और इन्हीं के नीचे ही पूरा का पूरा वाटर ड्रेनेज सिस्टम से लेके A to Z प्रोसेस डाला गया है, और स्काडा सेंसर्स के थ्रू पूरी सिटी को ऑपरेट किया जाता है। स्काडा सेंसर्स का काम क्या होता है कि मॉनिटरिंग करने में आसानी रहती है, कि अगर कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है, कोई भी समस्या हो रही है, तो वो सेंसर ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट करके तुरंत ही उस पर्टिकुलर, अगर उसको फायर वाले को भेजना है तो वो फायर वाले को मैसेज भेज देगा, उसको कोई एम्बुलेंस को मैसेज भेजना है तो एम्बुलेंस को मैसेज भेज देगा। मतलब किसी को कोई रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सेंसर ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट करके उस करेस्पॉन्डेंट डिपार्टमेंट को तुरंत ही मैसेज भेज देते हैं, जिससे सप्लाई चेन जो सप्लाई जो है वो इजीली पहुंच जाए। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी इशू है वो पूरी सिटी के अंदर है। और आप देख रहे हैं ये रोडों के बीच में स्पेस छोड़ा गया है मोनोरेल कनेक्टिविटी के लिए। ये धुलेरा के अंदर 6 इंडस्ट्रियल जोन है, TP1 से लेके TP6 तक, और हर एक जोन के अंदर एक EBCD बिल्डिंग बनाई गई है, जहां से A से लेके Z तक सारे के सारे अथॉरिटी के ऑफिसेस, बैंक्स, टीपी मॉनिटरिंग रूम, कॉन्फ्रेंस है, ये 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, जो गवर्नमेंट ने सबसे पहले वहां पे बनाई थी। क्योंकि समुद्री इलाका पड़ता है, तो लोगों ने बोला कि यहाँ पे बड़ी हाई राइजेस नहीं बन सकती, तो गवर्नमेंट ने लैंड टेस्टिंग किया, सॉइल टेस्टिंग किया, और सॉइल टेस्टिंग करने के बाद से जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है, आप जैसे ये देख रहे थे मैप, इसमें आप देख रहे हैं कि एक लाइट ब्लू कलर का एरिया बनाया गया है। तो ये लाइट ब्लू का एरिया नॉन, कह लीजिए, कंस्ट्रक्टेबल एरिया है। गवर्नमेंट ने ये पहले से ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये नॉन कंस्ट्रक्टेबल एरिया है, कि इस एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, लेकिन बाकी एरिया के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दिया था 2016 के बाद से। इसका फेज 1 जो है वो 2022 में कंप्लीट हुआ। फेज 1 में क्या था कि वाटर ट्रीटमेंट का STP लगाने हैं, WTP लगाने हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट लगाने हैं, जिससे बिजली, पानी एंड रोड का बेसिक एम्यूनिटीज को वहां पे प्रोवाइड करना था। गवर्नमेंट का जो पहला मोटिव क्या था कि हम रोड की कनेक्टिविटी पूरे धुलेरा के अंदर बहुत अच्छी कर देंगे, वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसलिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरे धुलेरा के अंदर लगे हुए हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट जो है धुलेरा है, तो ये 2022 तक गवर्नमेंट ने कर दिया था। उसके बाद से 2022 से लेकर 2027 इसका फेज 2 है। फेज 2 के अंदर क्या है, एक्सप्रेसवे को ऑपरेट करना है, एयरपोर्ट ऑपरेट करना है, इंडस्ट्रीज को ऑपरेट कर देना है, मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज जो है। फेज 3 जो है वो बसावट है, ठीक है। फेज 3 का मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, एंड देन उसके बाद से पूरी सिटी को बसाने के बारे में। तो आज इसीलिए धुलेरा एक आइडियल कंडीशन बन जाती है डेवलपमेंट है, कि आज वहां पे लैंड की अपॉर्चुनिटीज क्यों चल रही है, क्योंकि वहां पे आज समझिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो 96,000 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, और 91,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो टाटा ग्रुप का इकलौता है, नहीं है। ऐसे ही अडानी साइलेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, क्योंकि उसके पास अपना वहां पे पोर्ट है। रिलायंस जो है वो ड्रेल के साथ वहां पे एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। धुलेरा के अंदर बोइंग एंड एयरबस, जो कि हमारी पैसेंजर एयरप्लेन्स की सबसे बड़ी यूनिट्स हैं, जो आप इंडिगो के पैसेंजर्स देखते हैं या फिर प्लेन्स देखते हैं, या फिर आप एयर इंडिया के प्लेन्स देखते हैं, तो एयर इंडिया के अंदर एयर फेयर महंगे क्यों हैं, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया में जितने भी ये बोइंग और एयरबस के प्लेन्स हैं, उनकी कोई भी सर्विसिंग यूनिट इंडिया के अंदर नहीं है। सारे के सारे प्लेनों को साल 1.5 साल के बाद से सर्विस कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो वो जो कॉस्टिंग पड़ती है वो पहले ही पैसेंजर से ले ली जाती है। तो इंडिया के अंदर जब इसकी सर्विसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो भी धुलेरा के अंदर ही TP1 एरिया के अंदर लगे हैं। TP2 के अंदर टाटा के सेमीकंडक्टर प्लांट एंड और भी डेवलपमेंट प्लांट्स लग रहे हैं वहां पे। ये आप इमीडिएट
रहे हैं कि वहाँ टाउनशिप्स बना के लोग इस तरीके से, ये पीपली डायमंड सर्किल है जो वही आपको मैप पे मैं दिखाऊंगा, ध्यान से देख लीजिए। ये पूरे धुलेरा की कनेक्टिविटी करता है। जब आप अहमदाबाद से धुलेरा आते हैं तो ये पड़ता है, यहीं से एयरपोर्ट का रास्ता कटता है, यहीं से धुलेरा के अंदर, और अदर कॉमर्शियल प्लेसेस के रास्ते यहाँ से कटते हैं। ये एक्सप्रेसवे जो देख रहे हैं आप, ये 99% बन चुका है। एक दो रेलवे ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन का काम है जो कि बचा हुआ है, जो चल रहा है, और ये भी इस साल ऑपरेशनल हो जाना है। ये मेगा इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने धुलेरा में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले टाटा ग्रुप आ जाता है, जिसमें टाटा पावर, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा एडवांस सिस्टम, ये टाटा ग्रुप के हैं। फिर रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग आ जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद से रिन्यू पावर आ जाता है। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिन्यू वहाँ पे ऑपरेशनल हो रहे हैं धीरे धीरे करके। बोइंग एंड एयरबस का जो मैंने बताया कि यहाँ पे सर्विसिंग, महिंद्रा लाइफ स्पेस और आदित्य बिरला ग्रुप, नायरा एनर्जी, एयरबस हेलीकॉप्टर्स, ड्रेल, एसआर, ये सारे के सारे लोगों ने अपने लैंड एक्विजिशन इन इंडस्ट्रीज ने कर लिया। 50 से ज्यादा मेगा इंडस्ट्रीज ने धुलेरा के अंदर लैंड एक्विजिशन कर ली है और धीरे धीरे अपने डेवलपमेंट के काम को कर रहे हैं। इस साल के एंड तक जैसे आप ये डेवलपमेंट देख रही हैं, ये टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का लास्ट ईयर का अपडेट है, जो आपने लास्ट ईयर की में जब वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। ये आप देखिए, ये नवंबर 2024 का अपडेट है कि जब फेज वन जब वहां पे डेवलप होना शुरू हुआ था। ये पूरे लैंड पार्सल के अंदर फेज वन जो है वो 3 किलोमीटर एरिया के अंदर फंसा हुआ है। 3 किलोमीटर के पूरे एरिया को लेके, जैसा आप ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ड्रोन इमेज लिया गया है, वहां से लेके यहाँ तक का पूरा 3 किलोमीटर का एरिया गवर्नमेंट ने ले रखा है। फुल फेज में वहां पे टाटा का कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है, जिसको उन्हें ऑपरेशन करना है दिसंबर 2026 तक। इसीलिए एयरपोर्ट जो है वो इस साल ऑपरेशनल हो रहा है, क्योंकि टाटा ग्रुप को अपने प्लांट को ऑपरेशनल करने के लिए एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी चाहिए। तो वहां पे एयरपोर्ट की कार्गो फैसिलिटी जो है वो अपडेट है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये अभी जो है वो जून की अपडेट है। अभी हम लोग, मैं और राहुल सर गए थे अभी 2-3 दिन पहले, हम लोग धुलेरा ही थे। तो वहां पे हम लोगों ने देखा तो एकदम युद्ध स्तर पे काम जो है वो टाटा ग्रुप कर रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कितनी बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, क्योंकि ये माई वन कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। माई वन कंस्ट्रक्शन लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन का मॉडल है, जिससे इंडस्ट्रीज काम करती हैं और जिससे वो अपने सेटअप्स को तेजी से डेवलप कर सके। ये रिन्यू है जो कि फुल्ली ऑपरेशन है। इसके 2 प्लांट पहले से ऑपरेशन है, एक तीसरा प्लांट ऑलरेडी वहां पे बन रहा है इसी के बगल में। ये 2 प्लांट्स आप देख रहे हैं रिन्यू के ऑपरेशनल थे, इसका एक तीसरा प्लांट जो है वो बन रहा है। अब धुलेरा क्या था कि धुलेरा ने एक और फेज वन के अंदर, फेज वन के अंदर काम किया था कि धुलेरा की अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। तो धुलेरा ने में टाटा पावर को काम दिया गया कि आप यहाँ पे सोलर पैनल लगाएंगे। तो 5000 मेगावाट की कैपेसिटी का धुलेरा में सोलर पैनल्स लगने हैं, सोलर पावर प्लांट लगने हैं, जो 11,000 हेक्टेयर लैंड में फैला हुआ रहेगा और 25,000 करोड़ की लागत से लग रहा है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये 500 मेगावाट का प्लांट वहां पे फुल्ली ऑपरेशनल है। यानी धुलेरा के पास अपना पानी, अपनी बिजली खुद की है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और रोड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहां पे चले हैं, और वहां पे प्रॉपर अथॉरिटी वाइज की जो गवर्नमेंट ने अपना इलाका डिफाइन किया हुआ है, वहां गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से वो धीरे धीरे करके सारी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। अब ये जो आपने देखा कि एयरपोर्ट का काम, तो एयरपोर्ट का काम भी वहां पे फुल फेज में चल रहा है। इस साल के एंड तक वो कार्गो फैसिलिटीज जो हैं वो ऑपरेट कर लेंगे। अब एक पुराना सा कॉन्सेप्ट है कि हमें इन्वेस्टमेंट वहां से करनी चाहिए जो अपने घर के पास में, ये पुरानी एरिया है, कि घर के पास वाली जमीन लो, जा जाकर देखते रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है अपने यहाँ यूपी में, कह लीजिए दिल्ली एनसीआर में, नॉर्थ बेल्ट के अंदर ज्यादातर। तो हम एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेके आए हुए हैं, कि जहां पे आप, क्योंकि आज आप अपने आसपास में देखेंगे तो 10x रिटर्न की प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी, कि कोई जमीन आप ऐसी ले रहे हो जो आज खरीद रहे हो और जो आपको 10 गुना रिटर्न अगले 10 सालों के अंदर बना के दे। हमारे साइड में मिवान रियल्टी आपको क्या अपॉर्चुनिटीज देता है या फिर चीज देता है कि अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टर बनते हैं, तो हम पहली चीज जो सबसे अच्छा काम करते हैं वो पेपर पे करते हैं। कि पेपर में 100% जो होना चाहिए, लैंड एक्वाइड जो होनी चाहिए वो सिस्टम के पास होनी चाहिए, पेड अप 100% पेड अप लैंड होनी चाहिए, प्लान पास होना चाहिए, एनएनओसी होना चाहिए, जिससे आपकी लैंड की रजिस्ट्री होने में किसी भी टाइप की दिक्कत ना हो, और गेटेड टाउनशिप होनी चाहिए। गेटेड टाउनशिप के अंदर क्या होता है कि जो एक कब्जे वाला थॉट होता है कि किसी ने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, तो वैसे गुजरात के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि गुजरात के अंदर लैंड के लॉस बहुत ही ज्यादा टाइट हैं। तो वहां पे अगर आपने कंप्लेन भी कर दिया तो 2 से 3 दिनों के अंदर वो मामला रिजॉल्व हो जाता है। और वहां पे म्यूटेशन जो होता है वो ऑटोमेटिक ही आपका नाम वेबसाइट पे चढ़ जाता है।
तो ये सारी जो प्रॉब्लम जो यूपी और दिल्ली एनसीआर के जोन में चलती है या फिर बाकी जगहों पे चलती है लैंड को लेके, वो ऑलरेडी प्रॉब्लम गुजरात के अंदर नहीं आती है। और ये हाँ, गुजरात एक और चीज में बहुत अच्छा है कि वन पार्टी रजिस्ट्री का ऑप्शन देता है आपको। वन पार्टी रजिस्ट्री का मतलब क्या है कि सिर्फ सेलर का होना जरूरी है, बायर का आना कंपलसरी नहीं है। बायर जाना चाहे तो जा ले, नहीं तो बायर अपने घर से ही रजिस्ट्री का प्रोसेस कर सकता है, जिसमें सेल्स डीड सबसे पहले आपके पास बन के आती है। आप अगर आपने दिखा लिया, अपाइड है, क्योंकि यहाँ पे जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट आपके पास आएंगे वो बहुत है, मतलब आपने ऐसी रजिस्ट्री बहुत ही कम देखी होगी, क्योंकि यहाँ सेल्स डीड के अंदर ही 50 साल आती है, ठीक है, मतलब टाइटल क्लियर पूरा आता है आपके पास सेल, जिसको खतौनी कहा जाता है, जो बाकी जगहों पे निकालना पड़ता है, लेकिन गुजरात में सेल्स डीड के अंदर ही ये चीज आती है। ये आपका पूरा सर्वे नंबर से लेके डिटेलिंग से लेके प्रोसेस। आवाज कट रही है शायद। लो। अभी वॉइस कट रही है, क्या आ रही है? अब ठीक है। बीच बीच में कट रही है। ओके। तो अगर हम एक केस स्टडी को समझें डिटेल वाइज, सर तो एक बार ना, जहां से आपने रजिस्ट्री की बात कही थी वहां से दोबारा से कर सकते हैं? वो पूरी आवाज कट ओ, गई थी। ओके 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 ओके, ठीक है। तो रजिस्ट्री क्या है, धुलेरा की जो गुजरात की रजिस्ट्री होती है वो इंडिया में सबसे टॉप क्लास कैटेगरी में क्यों आती है, क्योंकि बाकी जगहों पे आप रजिस्ट्री में अगर देखेंगे तो रजिस्ट्री में नॉर्मल आपका नाम, पार्टी का नाम और ये चीजें लिखी होती हैं, आपको खतौनी जो होती है वो निकलवानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब भी रजिस्ट्री जो आपके पास आती है उसमें पहले सेल्स डीड में ही 50 साल आता है, ठीक है, जनरली आप जगहों पे देखोगे तो 12 साल होता है, 25 साल होता है, लेकिन गुजरात के अंदर सेल्स डीड में ही टाइटल क्लियर आपको पिछले 50 साल का मिलेगा, वो भी सर्वे नंबर के साथ, ठीक है, जिसको आप अपने गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट जो गार्गी है वहां पे चेक करना चाहे वहां पे चेक कर सकते हैं। A to Z यानी जो पेपर है वो बहुत ही क्लियर मिलता है आपको। जो रजिस्ट्री, जब आपकी फाइनल रजिस्ट्री आपके पास आती है तो वो रजिस्ट्री कम से कम 150 पेज की होती है, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं आपके पास में, A to Z सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अटैच होते हैं। और सेल्स डीड भी जो आती है वो लगभग 40-50 पन्नों की आती है। तो रजिस्ट्री का जो पेपर होता है वो बहुत ही सॉलिड यहाँ पे आता है, बहुत ही स्ट्रांग पेपर आता है, और जिसकी वजह से गुजरात के अंदर इन्वेस्टर्स जो हैं वो पूरी इंडिया से इन्वेस्ट करते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने गुजरात को चूज किया था, क्योंकि जब धुलेरा चूज हुआ था SIR एक्ट के थ्रू, तो 2013 की बात है, तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, ऐसा नहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट जो थी वो उस समय गुजरात में थी और सेंट्रल में थी, इसलिए धुलेरा चूज हुआ था। धुलेरा इसलिए चूज हुआ था क्योंकि वहां लैंड एक्विजिशन करना गवर्नमेंट के लिए सबसे इजी था, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी वहां पे लैंड एक्विजिशन को करने के लिए। तो ये इंडिया का सबसे पहला और आखिरी कह लीजिए लैंड एक्विजिशन है जो अनडिस्प्यूटेड है, इतने बड़े लैंड का, 33 विलेजेस, मतलब नौ, लगभग मान के चलिए 30 से 40 किलोमीटर के एरिया के लैंड को पूरा का पूरा गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ही ले लिया। उसकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, आप पढ़ना चाहें तो उसको ले जाके आप अपनी केस स्टडी उसकी पढ़ सकते हैं। हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं कि जब सनद विलेज के अंदर गुजरात में, ये सनद अहमदाबाद से थोड़ी दूरी पे पड़ता है, लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पड़ता है, जब टाटा का नैनो का प्लांट लगा था तब वहां पे 2010 में जो रेट था, वो 100 गज का जो रेट था वो 75,000 से 1 लाख रुपए के राउंड था। आज की डेट में सोचिए नैनो बंद हो चुकी है, लेकिन टाटा ग्रुप उस प्लांट को अपने किसी और पर्पज में भी यूज कर रहा है, दोबारा से नैनो आने की बात हो रही कि दोबारा से आएगी। तो 2025 में उसी लैंड की प्राइजेस 20 से 25 लाख रुपए हो चुकी है। जिन लोगों ने आज से 15 साल पहले इन्वेस्ट किया था वो ऑलरेडी 20 टाइम अप्रिसिएशन ले चुके हैं वहां पे। या आप देखिए सनद का आप एमएस देख सकते हैं कि 2010 में ऐसा था, 2024 आते आते एक पूरी डेवलप सिटी के कॉन्सेप्ट पे बदल चुका है वो। सेम कहानी आपकी गुड़गांव की है कि गुड़गांव
अगर आप देखेंगे तो आज से 30 साल पहले, इवन 2010 से पहले ही लोग बहुत ज्यादा गुड़गांव को भाव नहीं देते थे कि ये चोरी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, सेफर साइड नहीं है। लेकिन आज आप देखेंगे कि पूरी इंडिया की सबसे महंगी लैंड जो है वो गुड़गांव के अंदर बिकती है, जो कि आज की डेट में लगभग लगभग 4 लाख रुपए गज के प्राइस पे काम कर रही है। कि 100 गज अगर आपको लेना हो तो 3 से 4 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे गुजरात के अंदर, गुड़गांव के अंदर। तो लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास से मिस हो गई, क्योंकि तब हमने उसको अंडरस्टिमेट किया कि क्या ये डेवलपमेंट हो सकती है। गुड़गांव डेवलप हुआ, सेम नोएडा की कहानी है। कि नोएडा में भी प्राइजेस जो थे वो इस तरीके से चल रहे थे कि लॉन्च प्राइस था 1989 में 8,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड पे, नोएडा सेक्टर 15 में। आज की डेट में जो 4.5 लाख रुपए का बीएसपी है, ठीक है, पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस सेक्टर 15 की ड्यूरेशन में, अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं प्रॉपर। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हमें ये समझना होता है कि क्या वो शहर डेवलप होगा। अगर वो शहर डेवलप होगा तो हमारा लैंड भी डेवलप होगा, हमारी प्राइजेस भी जो होंगी वो डेवलप होगी। तो मिवान रियल्टी क्या है, आपके पास वहां पे रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल लैंड की अपॉर्चुनिटीज लेके आती हैं। कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो होता है वो बड़े बिगर साइजेस हैं, ठीक है। मतलब मान के चलिए कि 2 4 5 करोड़ से वो मामला शुरू होता है कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल का। तो यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट है मेवांथम, जिसका कॉन्सेप्ट है लो डेंसिटी हाई कंफर्ट का, जहाँ पे हम ये बेसिक सारी एमिनिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं, कि लोकेशन कहाँ पे है हमारी। मैं आपके सामने गूगल मैप ओपन कर रहा हूँ, और गूगल मैप पे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि गूगल मैप पे एग्जैक्टली हमारी लोकेशन कहाँ पे आती है। ओके, आई थिंक मैप आपको विजिबल होगा, नहीं है कि आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले दुलेरा को समझ लेते हैं हम लोग अहमदाबाद से, नहीं? जब आप अहमदाबाद में हैं तो अहमदाबाद में क्या है कि एक आउटर रिंग रोड बनी हुई है जिसको एसपी रिंग रोड कहा जाता है, सरदार पटेल रिंग रोड। तो धुलेरा का जो एक्सप्रेसवे है वो सरखेज से शुरू होता है, सरखेज से शुरू होता है, इस एरिया को सरखेज कहा जाता है। और ये सरखेज से ये एक्सप्रेसवे शुरू होता है, जो आप येलो लाइन देख रहे हैं ये एक्सप्रेसवे है। अगर मैं आपको और जूम करके दिखा दूं, तो ये देखिए, ये एक्सप्रेसवे है, ये भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो कि पूरा का पूरा ऐसी जगह से निकाला गया है जहां पे डेवलपमेंट नहीं थी, जमीनें थी, और जमीनों को डेवलप करके। तो ये जो टोटल एक्सप्रेसवे है ये 109 किलोमीटर का है। कहाँ से? सरकेश से शुरू होके और अदिलाई तक। अदिलाई कहाँ पड़ता है? ये धुलेरा के एंड में, ये आप देख रहे हैं अदिलाई, ये जो आउटर एरिया है, यहां तक धुलेरा आपका लगता है। तो अदिलाई तक आपके पास 109 किलोमीटर का 35,000 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। और 12 लेन का फ्यूचरिस्टिक एक्सप्रेसवे है, जो अभी 4 लेन का बनके तैयार है। इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 12 लेन का, क्योंकि ये वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया का, दिस इज द वे ऑफ इंडिया। ये 250 मीटर की लैंड एक्विजिशन के साथ है, कि गवर्नमेंट ने पहले ही लैंड एक्विजिशन कर ली है कि अगर हमें जरूरत लगेगी तो हम इस एक्सप्रेस को बढ़ा लेंगे। अब जो मैंने आपको बताया था कि पीपली डायमंड सर्किल जो है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये पीपली डायमंड सर्किल है, जिससे एक जो रास्ता है वो नौगाम धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चला जाता है। यहाँ से लेके पूरा एरिया जो है वो एयरपोर्ट का है, ठीक है, एयरपोर्ट का एरिया बहुत ही बड़ा है वहां पे डेवलपमेंट का। एंड देन आप ये देख रहे हैं कि इसके बाद से जो है आपका इंडस्ट्रियल बेल्ट शुरू हो जाता है। तो हमारी जो टाउनशिप आती है वो इंडस्ट्रियल बेल्ट और ग्रीन जोन के बेल्ट के बीच में आती है। हमारी जो टाउनशिप आती है, जो सबसे पहली टाउनशिप, जैसे आप ये सारी देख रहे हैं, ये सब हमने ही बेचे हुए हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये एकदम इंडस्ट्रियल बेल्ट के पास में, ये भी पैराडाइज 100% सोल्ड आउट हमने बेचा है, ये भी हमने बेचा है। देन उसके बाद से आप देखिए हमारी एक टाउनशिप आती है यहाँ पे ग्रीन बेल्ट और एयरपोर्ट से। यहाँ से एयरपोर्ट जो है मुश्किल से 10 मिनट लगता है आपको एयरपोर्ट तक पहुंचने में। ये हमारी लो डेंसिटी हाई कंफर्ट की टाउनशिप है, जिसको हम लोग मेवांथम 1 के नाम से जानते हैं। तो ये एक टाउनशिप यहाँ पे आती है। अब आप जितनी भी ये येलो लाइंस देख रहे हैं, ठीक है, येलो देख रहे हैं, ये सब मेजर एमडीआर हैं। गुजरात के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है एमडीआर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है? तो ये हमारी जो भी टाउनशिप्स हैं वो एमडीआर पे आती हैं। एमडीआर क्या होती है? 80 फीट की गवर्नमेंट रोड पास करके पहले से ही रहती है, जिसमें से वो 30 से 40 फीट की करंट डेवलपमेंट कर रहती है, और फ्यूचर में उसको और डेवलप किया जा सकता है। हमारा जो एक प्रोजेक्ट आता है, जो आपने देख लिया कि एकदम इंडस्ट्रियल जोन के पास में है। दूसरा प्रोजेक्ट जो आता है हमारे पास यहाँ पे, ये 6 लेन का हाईवे है, कमीलिया पड़ता है, कमियाला पड़ता है, जहाँ पे आप देखेंगे श्री कष्ट भजन हनुमान टेम्पल पड़ता है। ये स्वामी नारायण टेम्पल है, जो अक्षरधाम में जो स्वामी नारायण ग्रुप है
उसी ग्रुप का ये टेम्पल है, नहीं है। उन्होंने उसी कॉन्सेप्ट पे इसको डेवलप किया है। बहुत फेमस जगह है। एक टाउनशिप हमारी यहाँ पे आती है, जो आप फ्यूचर में देखेंगे तो यहाँ से कनेक्ट करते हुए आगे चल के एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करती है। और एक टाउनशिप हमारी आती है, कह लीजिए आपका धुलेरा से लगभग, धुलेरा जोन में ये फेदरा पड़ता है। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका गैलो फूड कोर्ट पड़ता है। ये आप देखेंगे कि ये गैलो फूड कोर्ट है, आपको दिख रहा होगा। ये ऑलरेडी बहुत डेवलप एरिया है। और ये आपका फोर लेन है, फोर लेन है। और ये रोड जो है ये सिक्स लेन है। ये आपका भावनगर चला जाता है, ठीक है। ये आपका भावनगर चला जाता है। यहीं पे हमारी एक दूसरी टाउनशिप आती है, जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आती है, फेदरा के पास में, मेन रोड से लगभग लगभग 200 मीटर की डिस्टेंस पे। तो हमारे पास करेंटली 3 टाउनशिप है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। एक एकदम इंडस्ट्रियल बेल्ट के पास में, जहाँ पे कोई भी इंसान रहेगा। अब इंडस्ट्रियल बेल्ट के पास में लेने का फायदा क्या है कि जब वहां पे लोग रहना शुरू करेंगे तो वो टाउनशिप में जो भी इंसान इस इंडस्ट्रियल जोन के अंदर काम करेगा, उसको रहना आसपास के इलाके में ही है। दूसरा क्या है कि इसका अहमदाबाद से कनेक्टिविटी अच्छी है, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। और ये सारी की सारी मेन, मतलब रोड ऐसी नहीं है कि कोई खड़ंजा बना है, मेन प्रॉपर रोड, पिच रोड जो है हमारी सारी टाउनशिप। क्योंकि टाउनशिप का नक्शा पास, जो प्लान पास होता है वो तभी होता है गुजरात के अंदर जब वहां पे प्रॉपर रोड बनी हुई हो, ठीक है। अगर रोड नहीं है तो गवर्नमेंट वो नक्शा पास नहीं करेगी, प्लान पास नहीं करती है। ये वहां पे गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि टाउनशिप जितनी भी रहेंगी वो सारी की सारी पिच रोड पे होनी चाहिए, ठीक है, बाकी जगहों की तरह नहीं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रूल लगता है, ठीक है। तो आप ये जितने भी विलेजेस देख रहे हैं ये सारे के सारे धुलेरा में आते हैं। जैसे आपने देखा सेला विलेज देखा, ये पड़ता है आपका कसिंद्रा में, ठीक है। कसिंद्रा विलेज पड़ता है ये, ठीक है। ये देख रहे हैं इसके बगल में एक कसिंद्रा एरिया पड़ता है आपका, तो कसिंद्रा पड़ रहा है, ठीक है। तो ये लगभग 33 विलेजेस को लेकर धुलेरा के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है। एक्चुअली जो धुलेरा पड़ता है, ठीक है, वो धुलेरा ये पड़ता है सेंटर में, इसी के नाम पे धुलेरा रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक स्वामी नारायण मुखिया टेम्पल पड़ता है। लेकिन ये प्योर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जो आप देख रहे हैं। और एक्सप्रेसवे इस तरीके से निकाला गया है कि कनेक्टिविटी हर जगह की बहुत ही अच्छी बनाई जा सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द धुलेरा, नहीं है। अब आप में से किसी का कोई सवाल जो आप पूछना चाहें, आप क्लियरली पूछ सकते हैं मेरे से, कोई भी सवाल जो आप पूछना चाहें। भानु सर आपका कोई सवाल, बबलू जी आपका कोई सवाल, मनोज जी आपका कोई सवाल, कुछ भी ऐसा जो आपको अंडरस्टैंडिंग में लेना हो, फ्री माइंड से आप पूछिए। मुझे और राहुल सर को तो चप्पा चप्पा याद हो गया है धुलेरा का। दोबारा कब जाने का प्लान बना रहे हैं आप लोग? दोबारा सर आफ्टर, हम लोग रक्षाबंधन के बाद जाएंगे। मान के अच्छा। चलिए कि 15-15 की ड्यूरेशन में। अच्छा, 15। ठीक है। धुलेरा एक बार आप सभी लोगों को चलना चाहिए। मेरा कहना मतलब यह है कि जो हम 15 वाली जो ड्यूरेशन है ना, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप सभी लोग चलिए। मनोज सर आप भी समय निकालिए, भानु सर आप भी समय निकालिए, मैं बबलू जी आप सात भी आइए। नहीं, 8 9 को वहीं पे हूँ, कहाँ पे? अहमदाबाद। और पहले नहीं जा रहे हैं? 8-9 में तो कोई है ही नहीं वहां पे। अच्छा, सभी 8 9। लोग रक्षाबंधन के लिए आ जाएंगे इधर। अच्छा एक अच्छा। एक्चुअली इंसान एक बार राहुल सर से कनेक्ट करिएगा, ठीक है, कि राहुल सर अवेलेबल है क्या आने के लिए वहां ठीक पे। है, ठीक। ठीक। क्योंकि मैं एक्चुअली उस समय दूसरे साइड के विजिट पे हूँ, मैं गोरखपुर साइड में रहूंगा। अच्छा अच्छा। एक्चुअली हम्म, 8 9 को आला ना, थोड़ा रक्षाबंधन आ रहा है तो हमको देखते हैं, भानु सर का कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाएगा। पारितोष वहाँ पे ही है तो देखा जाएगा। बाकी अ, अभी हम लोग प्लान करेंगे सर 12 13 में ना। 12 13 में हम्म, कई हैं सिटीज जो प्लानिंग कर रहे हैं। तो 12 तारीख का, ये 12 या 13 में एक विजिट हम लोग करेंगे, प्लान 4 5 7 लोगों का। तो ठीक है उसमें ठीक है। एक डेट। उसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप लोग रखिए। हमारे पास वहां पे अपना गेस्ट हाउस है, तो उसमें 10 लोग के रुकने की पूरी कैपेसिटी है अपना, कि 10 लोग प्रॉपर रुक सकते हैं। तो एक अपना पहले से ही सारा कंफर्मेशन राहुल सर कर लीजिए कि कौन कौन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पहुंच रहा है। राहुल जी, तो पारितोष तो वहीं रहेगा ना, कि चला आएगा वो हाँ, भी? पारितोष शिफ्टेड है वहाँ पे। नहीं तो पारितोष पारितोष। वहां है, लेकिन बस पारितोष का एक्चुअली धुलेरा की अंडरस्टैंडिंग अभी कितनी डीपली है कि नहीं है, ये थोड़ा सा भी समझना अच्छा पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि वो भी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं वो। तो मैं और राहुल सर में से कोई प्रेजेंट रहे तभी विजिट आप करें। तभी एक जो डिटेल सर, जो एक्चुअली जो फ्यूचर जो है, ठीक है। क्योंकि जब आप धुलेरा पहुंचेंगे ना तो हमें लोगों को देखने की आदत है एक्चुअली, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें डेवलपमेंट लोगों को देख के समझ में आती है।
धुलेरा एक ऐसी सिटी है जहां पे डेवलपमेंट सारी हो गई है, लोग बाद में आने हैं। लोग प्लांट करने हैं वहां पे, गवर्नमेंट ने इसका पूरी प्लानिंग, फ्यूचर की पूरी प्लानिंग सेटल कर रखी है बिल्कुल कि बिल्कुल, अभी वहां लोग नहीं है। एक हाँ, वहां लोग नहीं है, तो आपको एक ऐसा गाइड चाहिए जो आपको ए टू जेड सारी डिटेल वाइज चीजें बता हम्म। दे। हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तभी आपकी वो विजिट जो है वो सक्सेसफुल है सर। हैं? ठीक बात। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कहाँ आगे हो। ठीक है, क्योंकि इंडिया हम्म। में क्या है, एक कॉन्सेप्ट है लोगों को देखने का। हैं? कि हम लोग को बिल्कुल बिल्कुल। मोटिवेशन लोगों को देख के मिलता है। कि अच्छा लोग दिख रहे हैं तब तो काम हो जाएगा। यस एक्चुअली यस बिल्कुल। गवर्नमेंट ने पूरा प्लान ऐसा बनाया हुआ है कि वो 2 साल में लोग भर देगी वहां पे, हाँ क्योंकि वो हाँ। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। बिल्कुल। वो एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट तो एक ऐसी चीज है ना जिसकी वजह से आप सोचिए, मेरा होम टाउन गोरखपुर है, राहुल सर हम्म बलिया के हैं, हम्म। अविनाश भाई बिहार साइड से है, ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं से बिलोंग होते हैं, लेकिन हम सब बैठे हैं दिल्ली एनसीआर में। बिल्कुल बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इंसान कहीं से कहीं भी जाता है। और वहां बिल्कुल। पे समझिए कि इंडस्ट्री का सबसे क्रीम आ रहा है। हम्म हम्म, कल हम लोग और मनोज सर डिस्कस कर रहे थे, तो क्रीम चीज जो सबसे होती है इंडस्ट्री की, वो हम्म। आ रही है वहां पे। क्रीम मतलब समझे, बिल्कुल। मलाई, मलाई या हम्म। मक्खन कह लीजिए या घी कह लीजिए। बिल्कुल। मतलब ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग हब लग रहा है। मतलब अभी टाटा का हम्म। सर सेमी कंडक्टर में। जो रिन्यू का सर है, रिन्यू का ये स्टोरी है, अभी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। रिन्यू एक ऐसा प्लांट है इंडिया में, जो वही जो बता रहा हूँ, जो सोलर का जो डिलीवरी है, माने 1/3 पूरे इंडिया का डिलीवरी रिन्यू से ही होता है सर। हम्म, पूरे इंडिया और का रिन्यू जितना सोलर चल रहा है, रिन्यू, बिल्कुल सर। और रिन्यू लोग पहली बार वहीं जाके देखे, हम लोगों ने भी वहीं पहली बार जाके उसका वही नाम सुना। और सोचिए वो 3 प्लांट लगा दिया उसने धीरे धीरे करके। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सोलर आप देख रहे हैं ना कि जितनी भी इंडिया की टीयर 2 सिटीज हैं, सब में सोलर का कॉन्सेप्ट चल रहा है बड़े सब पैमाने में पे। सब इस सब सब सोलर लगा लीजिए, सोलर लगा लीजिए, सोलर लगा लीजिए, बिल्कुल सोलर लगा लीजिए। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप सोलर पे कन्वर्ट हो जाइए। आज से 5 साल पहले जब सोलर आया था तो वो फेल्योर था, लेकिन आज फेल्योर नहीं है सर। जिन लोगों ग्रीन ने पांच एनर्जी है साल ना। पहले लिया। हम्म, ग्रीन एनर्जी है ना, इसलिए। नहीं ग्रीन नहीं, अब सोलर भी तो बहुत अच्छे बन गए हैं। हम्म, हाँ हाँ, 5 साल पहले सोलर। जो सोलर थे वो वीकर साइड में थे। कि उनका बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्शन कम था। सेम ऐसे ही धुलेरा की कहानी है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। कि जैसे हम्म आप धुलेरा के बारे में और डीपर स्टडी करेंगे, तो जिन लोगों ने 2010 में धुलेरा में लैंड खरीदी, उनका हम्म। ऑलरेडी 10 गुना प्राइस बढ़ गया है। 10 गुना में। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। वो बेचना चाह रहे हैं महंगे पे। हम्म। अभी धुलेरा में वो खरीदार सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। न्यू लैंड्स बिक रही है, इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। एक्चुअल धुलेरा में जो एंड बायर आएगा, जो एंड यूजर आएगा, वो 2028-30 में आएगा। हाँ, वो जब एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी तब आएगी। हाँ नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट के बाद 2 साल लेगा ना सर सेटल होने हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके 2 साल बाद लेगा तो। सोचेगा। हाँ, उसके बाद एक्चुअल जो सोचेगा। कॉन्सेप्ट है धुलेरा का, वो क्या है कि जो जो एंड यूजर जो बसावट होनी है, जो लैंड जो है आपसे जो लैंड खरीदेगा, वो 2030 है। 30 में बिल्कुल। तो जिन्होंने 2018 में खरीदा वो एकदम मजे में होंगे कि वो 25 गुना रिटर्न ले रहे हैं, ट्वेंटी बिल्कुल फाइव बिल्कुल। टाइम्स लेकिन वो आज परेशान किस चीज पे है कि यार मैंने एक कोई चीज 10 लाख रुपए की खरीदी थी, आज वो 1 करोड़ बन गया, तो वो आज 1 करोड़ निकल के आ जाए। एक्चुअली वो हम्म। निकलेगा 1 करोड़ नहीं, वो निकलेगा कम से कम 10-15 करोड़। ये सही कॉन्सेप्ट बात। है। तो हमने जितनी डीपर स्टडी की, चीजें की, तो हमें उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि दिस इज द सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इंटर इन द धुलेरा एज ए इन्वेस्टर। दिस इज द हम्म। सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सेकंड बेस्ट है क्योंकि इसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, इसी फेज 2 में एयरपोर्ट ऑपरेट हो जाना है, एक्सप्रेसवे ऑपरेट हो जाना है, इंडस्ट्रियल प्लांट एंड डेवलपमेंट सारी की सारी हो जानी है। तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो अभी हो जानी है वहां पे। आगे जो बिल्कुल इन्वेस्ट बिल्कुल। करेगा उसको बहुत महंगा मिलना है सर। अगले दो हम्म। सालों के अंदर जो आज आपको प्लॉट 10 लाख में मिल रहा है, वो 25 लाख में मिलेगा। क्योंकि जैसे बिल्कुल ही बिल्कुल। एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट उड़ी, प्राइस ऐसे गया। प्राइस जो गया वो इस तरीके से गया। ठीक है सर। तो कोशिश करिए कि आप लोग के ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स जो है वो वीसी का पार्टिसिपेट बने। हम डीपर डिस्कशन करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर करें। दिस इज द इन्वेस्टर के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और सीपीज के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीपीएस के लिए एक गुड न्यूज है, वो भी दे सकते हैं, यहाँ कोई वो नहीं है। सीपीएस के लिए व्हाट इज द गुड न्यूज? गुड न्यूज सर ऐसी है कि आप मिवान के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और मिवान में मैं आपको लीड कर रहा हूँ। तो मैं अपने ग्रुप के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिवान से लेके आया हुआ हूँ।
क्योंकि हम एक टीम फॉर्मेशन कर रहे हैं सर। वी आर कनेक्टिंग। आप मनोज सर को भी मैं पहली बार मिल रहा हूँ, आपको भी भानु सर, आपको भी पहली बार मिल रहा हूँ, बबलू जी आपको भी मिल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी सीपीज हैं जो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक अपना रिश्ता बन जाए, कनेक्ट हो जाए। रिश्ते की शुरुआत कैसे होती है? मैन टू मैन रिश्ते की शुरुआत होती है प्रॉफिट से। मैन टू मैन रिश्ते की शुरुआत होती है प्रॉफिट से, कि जब आपने हमारे साथ प्रॉफिट बनाया तो उसके लिए हम एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में आपके थ्रू अगर एक क्लोजिंग आई, एक क्लोजिंग, धुलेरा की एक क्लोजिंग, मतलब 100% क्लोजिंग आ गई, पेमेंट आ गया हमारे पास में, ये जो मिनिमम रिक्वायर्ड होता है वो पेमेंट हमारे पास आ गया, तो हमने अपने सारे सीपीज के लिए एक ट्रिप अनाउंस की हुई है सिर्फ एक ही सेल पे। क्योंकि आपकी शुरुआत एक से होगी, तो उस एक पे ही जो आपको मिलेगा, जो हमारा आपका कमिटमेंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, लेकिन एक ट्रिप हम आपको दे रहे हैं अंडमान एंड निकोबार की। अंडमान एंड निकोबार की एक ट्रिप आपको दी जा रही है जो फुल्ली स्पॉन्सर्ड हमारी साइड से रहेगी। अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं कि आप अपनी वाइफ के साथ जाते हैं, 2 सेल कर लीजिए। बच्चों के साथ जाना चाहते हैं तो जितने बच्चे उतनी सेल कर लीजिए। अगर 3 बच्चे हैं, तो 5 सेल कर लीजिए। और पूरी फैमिली जो है हमसे फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप लेके आप चलिए। ये हम अपनी साइड से एक इनिशिएटिव दे रहे हैं रिश्ते को बनाने के लिए। अब जितने लोग इस अपॉर्चुनिटी इसको ग्रैब कर लेंगे, एक्चुअली क्या होता है ना कि बीइंग ए सीपी क्या होता है कि आप 4 चीजों में और बिजी होते हो। तो आपको अपॉर्चुनिटी तो मिली लेकिन आपका फोकस नहीं आया। तो हमारे आपकी रिश्ते की शुरुआत हो जाए, कि आप हमारे थ्रू प्रॉफिट गेन कर चुके हो, आपके थ्रू हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आ चुके हो, ग्रोथ हम लोग अचीव कर चुके हो। तो इसीलिए हमने 1 अगस्त के महीने में हमारी साइड से एक रक्षाबंधन का गिफ्ट है आपको, कि एक धागा हमने भी आपको बांध दिया अपनी साइड से, कि साथ कनेक्टेड रहेंगे और साथ ग्रो करेंगे, क्योंकि दिस इज जस्ट ए बिगनिंग। ठीक है, धुलेरा इज जस्ट ए बिगनिंग फॉर अस इन द रियल एस्टेट। बहुत सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी लैंड एक्विजिशन मेवान रियल्टी कर रही है, फ्यूचरिस्टिक भी। जब आप हमारे साथ एज ए चैनल पार्टनर करेंगे तो आपको अगले कई सालों तक हमारे साथ इनकम अपॉर्चुनिटीज करने का मौका मिलेगा। तो गुड न्यूज यही है कि एक फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप दे रहे हैं हम, आपकी पहली सेल पे। लेकिन ये सेल जो होनी चाहिए वो 31 अगस्त से पहले पेमेंट क्लियर हो जाना चाहिए, इसीलिए फुल फेज में लग जाइए आप लोग। अगर आप क्लाइंट्स को इनवाइट करना चाहते हैं तो रिवॉर्ड अच्छा है आपके लिए, कि आपको एक अंडमान एंड निकोबार की ट्रिप मिलेगी। अंडमान एंड निकोबार पड़ता इंडिया में है, लेकिन एक्चुअली वो ज्यादा नजदीक थाईलैंड से है। वाटर बॉडी जो है वो थाईलैंड वाली पड़ती है पूरी की पूरी, तो आपको इंडिया की फील नहीं आएगी। इट्स लाइक ए फॉरेन ट्रिप फॉर अस। इसीलिए हमने अपने पूरी टीम के लिए ये निकाला हुआ है। और वहां पे मान के चलिए कि लगभग लगभग 25 से 50 लोग के बीच में हमारे साथ में जाएंगे। 25 से 50 लोग के बीच में कम से कम आपको वहां पे दिखेंगे। ये हो सकता है आंकड़ा और बढ़ जाए। जो मैं आपको अपनी टीम बता रहा हूँ कि कम से कम इतने लोग जाएंगे। और मैं तो सर देखिए धुलेरा कम से कम डेली एक बेचता हूँ। मतलब महीने के अंदर हमारा टारगेट रहता है कि कम से कम 30 लोगों को धुलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट कराया जाए। तो जब आप धुलेरा जाएंगे तभी आप ये मेरी एक्साइटमेंट को समझ पाएंगे कि क्यों हम धुलेरा को लेके इतने एक्साइटेड हैं। तो अपनी स्टडी को बनाइए, जो भी आपके पास, और डीपर जाइए। कोई भी काउंटर क्वेश्चन आता है, जो कुछ भी आता है आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे से पूछ सकते हैं, राहुल सर से पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके राहुल सर। या डन ओके। ओके 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 ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन।